बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपकी होस्ट शहर बानो अवान और मेरे साथ मौजूद है बहुत ही फ्रेश और बहुत ही फ्रेश हाँ, बहुत ही फ्रेश शख्सियत अजीम राना। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ये बात सुनने के बाद मैं और फ्रेश हो गया हूँ। बस ये बूस्टर दिया आपको। बूस्टर है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी होता है जी बूस्टर। काम की शुरुआत जब हो रही हो और आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है, पॉजिटिव कमेंट्स आपका दिन और अच्छा कर देते हैं। तो शहर बानो, ये हो नहीं सकता कि आप अच्छी बात करें मेरे बारे में, मैं ना करूं। तो आप भी बहुत फ्रेश गिव एंड टेक। माशाल्लाह, यू लुक इन परफेक्ट, थैंक यू हेल्दी, सो मच। हशाश बशाश। और हमारा पाकिस्तान भी अब लग रहा है कि आने वाले दिनों में मैं ये कहने लगी थी, हम अपने पाकिस्तान को भी ऐसे देखना चाहते हैं, फ्रेश हशाश बशाश। वहाँ पर रहने वाला हर शहरी इतना खुश हो के देखने लगे कि बहुत खुश नसीब लोग हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। खैर, ये हालात तब बेहतर होंगे जब ये मामलात बेहतर होंगे। तो मामलात जोड़ तोड़ की सियासत जारी है, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अगर हम बात करें सरकारी नताइज की, तो अभी तक सरकारी नताइज तो नहीं आए, अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन गैर सरकारी तौर पर सबको जो सिचुएशन है वो तो सबके सामने है। और तमाम टीवी चैनल्स 8 फरवरी से ही सारे सिनेरियो को रिपोर्ट कर रहे हैं। और सुनो पाकिस्तान, सुनो न्यूज़ बेहतरीन किस्म की इलेक्शन ट्रांसमिशंस लेकर आया अपने नाजरीन के लिए। और हम तो बर वक्त जो नताइज हैं वो अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं। तो अब सूरत हाल ऑलमोस्ट क्लियर है कि क्या बनेगा। मखलूत हुकूमत ही नज़र आती है और बहरहाल इंतज़ार ये किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फाइनल एक नोटिफिकेशन है वो सामने आए और उसके बाद फॉर्मल तरीके से बात आगे बढ़े। क्योंकि 21 दिन के जो है वो टाइम लिमिट होती है। 21 दिन के बाद सदर पाकिस्तान ड्यूटी बाउंड हैं कि वो नेशनल असम्बली का इजलास कॉल करें। 29 फरवरी इस एतबार से तारीख बनती है और उस नेशनल असम्बली के इजलास में ये फाइनल होना ज़रूरी होगा कि लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा, यानी कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर कौन बैठेगा। तो वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। तो शहर बानो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लग रहा है कौन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होने जा रहे हैं, या शख्सियत का अगर आप नाम ना लेना चाहें तो कोई एक पार्टी जो आपको लग रहा है कि अच्छा, शख्सियत का नाम भी मैं ले सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। अब वो वाले मामला खत्म हो गए कि आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आपके पास कोई पक्की खबर है? नहीं, पक्की खबर नहीं, ज़राए के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं, अब मैं नहीं कह सकती कि ये हकीकत है, झूठ है, क्या है। जो खबरें हैं वो उनसे मुझे ये लग रहा है कि देखें, ये तो कल भी हमने बात की थी कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि अगर नून लीग हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहती है तो वज़ीर आज़म बिलावल होंगे, ये उनकी जानिब से कहा गया है। और नून लीग में आपको लग रहा है बिलावल आ सकते हैं? बिलावल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। बिलावल और शहबाज शरीफ के अंदर मुकाबला होगी। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी क्योंकि इससे पहले, इलेक्शन से पहले हम देख रहे थे जिस तरह से नवाज शरीफ आए हैं पाकिस्तान और तब जितने तज्जियाकार थे, जो ओवरऑल सियासी एनवायरनमेंट बना हुआ था, लग यही रहा था कि बड़ा ही कहते हैं ना कि क्लियर कट एक पैसेज मिलेगा और ये वजारत उस्मान। लेकिन ये बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला हो गया। और अगेन अच्छा, ये मुकाबला जो हुआ है ना, ये अवाम के वोटर से चेंज हुआ है। मैं वही बात करने वाला था शहरबानो कि वो जो तासुर खत्म हुआ है ना कि इदारों को जो तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा इलेक्शन से पहले तक कि ये एक वाज़ेह सिचुएशन है, किसी एक पार्टी को फेवर दी जा रही है, जिस तरह से वेलकम किया जा रहा है तो ये बड़ा ही आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्री एंड फेयर पोल हुआ है और हमने देखा है कि आवाम किस तरह से निकली है, उन्हें वोट कास्ट करने का भरपूर मौका दिया गया है। और सारी सूरत हाल इससे वाज़ेह है कि जो इस वक्त नंबर्स हमारे सामने, जिस तरह से लोग जीते हैं इन इंतखाबात में, अनएक्सपेक्टेडली कुछ हलकों में लोगों ने जिस तरह से टर्न आउट आया वो काबिल तारीफ है और लोगों ने घरों से बाहर निकलकर वोट कास्ट किए। उसके बाद ये हुआ कि नताइज जो हैं वो मुख्तलिफ हुए, जिस तरह के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफ़ी खासे मुख्तलिफ हैं। तो इंतखाबी नताइज के मुताबिक अगर बात की जाए, पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की 54 और सिंध में 84 और बलोचिस्तान में 11 नशिस्तें जीत कर इस वक्त किंग मेकर बनी हुई है। पीपल्स पार्टी सिंध और बलोचिस्तान में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। जबकि विफाक की अगर बात की जाए तो विफाक में पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती और विफाक में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में मामला तय पाए जा रहे हैं। और गुज़श्ता रोज़ नून लीग के वफ़द ने बिलावल हाउस लाहौर का दौरा भी किया, आसिफ अली ज़रदारी से और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की, हुकूमत साजी समेत अहम मामलात पर तबादला ख्याल भी हुआ। तो इसी तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर ताज हैदर साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, कैसे हैं आप? ठीक जनाब। ताज हैदर साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत साजी के लिए शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से मुलाकात की है, तो उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ लीगी वफ़द ने बिलावल हाउस का दौरा किया। दोनों जमातों के दरमियान अब तक राबतों में क्या इत्तफाक हुआ है? मुझे पता नहीं। देखिए, आज शाम हमारी सेंट्रल कमेटी है, उसमें क़यादत ब्रीफ करेगी और
हम दूसरी जमातों से भी राब्ते कर रहे हैं। तो ये देखना है कि आखिर क्या किया जाए। असल में जो हमारे मकासद थे, अहम 2 बड़े मकासद थे। एक तो ये कि ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो और ये इंतकाम की सियासत और नफरत की सियासत ये हमेशा के लिए दफन हो। जी दूसरा ये था कि गरीबों के लिए हमारा जो 10 वक़ाती प्रोग्राम था पाकिस्तान की तरक्की के लिए और गरीबों के हालात बेहतर बनाने के लिए, उस पे कुछ आगे बढ़ा जाए और उसको रूबा अमल लाया जाए। जी ताज हैदर तो अब ये जी फरमाइए। तो अब ये कि लेकिन नताइज पे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और आज सुबह ही मुझे हैदराबाद में जो हमारे उम्मीदवार थे उन्होंने भेजा है, जिसमें फॉर्म 45 पे उन्होंने नताइज अपने पास जो उनके पास फॉर्म 45 है उसमें वो कहीं आगे हैं, लेकिन जो तीसरे नंबर पे थे उनको जिता दिया गया है। तो ताज साहब कहाँ ये सिचुएशन बदली है, क्योंकि हम भी ये सुन रहे हैं, यही चर्चा है सोशल मीडिया पर भी कि फॉर्म 45 वाला इलेक्शन चाहिए, फॉर्म 47 वाला नहीं। तो ये क्या हुआ सर? नहीं, ये लोग होशियार हो गए। तो उन्होंने अपने जो फॉर्म 45 एजेंट्स के पास थे उनको रखा है और फॉर्म 45 जो है वो बुनियाद होता है, क्योंकि पोलिंग स्टेशन से जो गिनती जाती है उसी गिनती को आगे रिटर्निंग ऑफिसर के पास देके वो फॉर्म 47 बनता है। जी जी ठीक है। तो अगर फॉर्म 45 बुनियाद है तो उसकी बुनियाद पे की हुई गिनती जो है वो हकीकी गिनती है। ठीक, बिल्कुल। तो उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ताज हैदर साहब, अगर हम बात करें सिंध में जो नताइज आए हैं, क्या आप उनसे मुत्तफिक हैं? नहीं, बहुत एतराज़ात हैं। मैं तो खुद इलेक्शन सेल का क्योंकि इंचार्ज हूँ पार्टी का, जी, तो मेरे पास तो इतने शवाहिद हैं और मैं भेजता रहा हूँ बार बार, जैसे ही वो आते थे लिख के भेजता रहा हूँ अपने मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, और जो कंप्लेंट सेल है उसमें, कि अगर किसी उम्मीदवार के फेवर में मोहर लगे हुए हमारे पास 45,000 बैलेट पेपर मौजूद हैं, सही, जो के थैलों में लिए जा रहे थे और वो थैले जो थे उनसे उनके लोगों से लिए गए। तो ताज हैदर साहब, अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में मिलकर इत्तेहाद कर लेती है तो पिछले 16 महीने में हमने पीडीएम की हुकूमत में हाल देखा मुल्क का, तो अभी अगर ऐसा हो जाता है तो कैसे मुल्क के लिए बेहतरी होगी, मामलात बेहतर होते देख रहे हैं आप? बेटी, झूठ की बुनियाद पे कोई चीज कामयाब नहीं। मैं तो आज अपनी मरकजी कमेटी में यही गुजारिशात करूंगा कि जनाब, अब ये जो होशियारी और चालाकी है इसका जमाना गया जी। लोगों के पास मौजूद हैं। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में कि फॉर्म 45 के टेबल पे रख के लोग कह रहे हैं कि साहब ये है और इसका टोटल कर लीजिए। तो हिंसे तो झूठ नहीं बोलते ना जी। फिगर्स तो कंप्यूटर भी साहब, अगर हम बात करें पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद का, तो क्या हो सकता है ये इत्तेहाद? देखिए, जो एक रुकावट आ रही है, पीटीआई में बहुत से समझदार लोग हैं, सब हैं। एक रुकावट ये आ रही है कि एक तो उनके जो लीडर हैं वो हमेशा जो एक मुस्बत बात होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। हमने, आपको याद होगा कि पहले एक हमें गारंटी दी गई थी कि वो बीच में नहीं बोलेंगे, आप मुज़ाकरात करें इंतखाबात कराने पे। सही। अच्छा, हमने पीडीएम की दीगर जमातों को उनको उनसे बात की, उनको राजी किया इस पे कि इंतखाबात करें। एक कमेटी बन गई, उनकी एक कमेटी बन गई, 3 दिन मुज़ाकरात होते रहे। वो कमेटी एक तारीख तक पहुंच गई कि जी फला तारीख को इंतखाबात करा लें। सही। जो उनके सरबराह हैं पीटीआई के,
उन्होंने जिस कमेटी बैठने से पहले ही शरारत रखनी शुरू कर दी, शराइत के आप सिंध असेंबली तोड़े। ताजदर साहब अभी तो आज़ाद उम्मीदवार है ना सारे, ऑल्दो दे आर बैक्ड बाय पीटीआई, लेकिन वो आज़ाद हैं, तो उनके साथ कोई राब्ते चल रहे हैं पीपल्स पार्टी के? ये मुझे इल्म नहीं कि क्या बात हो रही है। सर ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने बोला था इंतखाबात से पहले कि जो मर्जी हो जाए हम लोग कभी भी नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो अगर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती है पीपल्स पार्टी तो फिर हिमायत तो चाहिए किसी सियासी जमात की या आज़ाद वो है लेकिन ये कि जैसे मुझसे एक बड़ा इनफॉर्मल सा राब्ता हुआ, अहबाब है वहाँ, सही, तो मैंने उनको यही कहा कि भाई इसकी तो गारंटी दो कि जो भी बात होगी वो उस पर कायम रहेंगे आप। ऐसा तो नहीं होगा कि वहाँ से कह दिया जाएगा कि जी ये चीज़ जो है ये हम नहीं मानते और हम नहीं मानते। लेकिन अब तो हमने कल देखा कि जिस तरह से शहबाज शरीफ आए, सबसे पहले जो वेलकम और उनको गले लगाया गया वो बिलावल भुट्टो की जानिब से ही था। खैर ये तो मामलात सियासत में बदलते रहते हैं। नहीं वो तो हर एक से सबका हम इज्जत एहतराम करते हैं, जी किसी से कोई जाति झगड़ा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सियासी बात है। लेकिन पीटीआई के साथ मसला ये है, दूसरा ये कि पीटीआई के अंदर जो इंतहा पसंद है कि वो आज हम इस्लामाबाद पे दावा बोलेंगे, यानी मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि भाई आप अमन व अमान को जो है वो खराब ना करें, आप कानून को हाथ में ना लें, आप जो भी अदालती हैदर साहब, बैरिस्टर गौहर की जानिब से तो कहा गया है कि हम पार्टी से मिलने के लिए तैयार हैं, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, तो अगर उनकी जानिब से ये कहा गया तो लास्ट में सिर्फ ये क्लियर कर दें कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी उनसे मिलने के लिए तैयार है? कोई इल्हाक होता हुआ हम अगले दिनों में देख सकते हैं? देखिए ये तमाम चीज इस पर डिपेंड करती है कि उनका रवैया क्या है। और अगर बानिए पीटीआई की तरफ से रवैया वही रहता है जी, वो अनप्रेडिक्टेबल बहुत है, किस वक्त क्या करने कुछ समझ नहीं आता। सर अभी बैरिस्टर गौहर ने तो ये भी कह दिया कि जी पीएमएलएन और पीपीपी से किसी भी तरह इल्हाक नहीं हो सकता, इत्तेहाद नहीं हो सकता, बल्कि वो प्रेफर करेंगे अपोजिशन में बैठें। तो सेनेटर ताजदर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। और इस वक्त जो इंतखाबात को लेकर सूरत हाल बनी हुई है, बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है सिंध में, वफाक में और बलोचिस्तान में, और वो क्या सोच रहे हैं, इस हवाले से ताजदर बात कर रहे थे। तो दूसरी जानिब शहरबानो हम ये भी देख रहे हैं कि कई सियासी जमातें ऐसी हैं जिनकी जानिब से एहतजाज की कॉल दे दी गई, अगरचे उनमें से कुछ बल्कि ज़्यादातर तो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वही जीते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी इंतखाबी नताइज बदले गए हैं और धांधली के मामलात हैं, कुछ हलकों को चैलेंज भी किया गया है। तो देखते हैं अब ये सिचुएशन किस तरफ जाती है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्शन एक्सपर्ट हैं सरवर पारी साहब। बिल्कुल सरवर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इलेक्शन की अगर बात की जाए, इलेक्शन हो गए, नताइज भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। अगर हम बात करें पीटीआई की, तो पीटीआई, जमात इस्लामी, एएनपी ने इंतखाबी नताइज पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। आप क्या समझते हैं, सियासी जमातों का ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये जो शक जाहिर किया जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है? जी मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हमारी जो अपनी इलेक्शन ऑब्जर्वेशन थी जो हमने 131 हल्कों में की है जी, वतन प्रख्याति तंजीम और कुलेशन 38 ने, तो हमारी जो फाइंडिंग्स हैं वो भी वाज़ेह तौर पर दिखाती हैं कि धांधली तो बहुत बड़े लेवल पर हुई है। पाकिस्तान की तारीख में 1977 के बाद ये सबसे बड़ी धांधली थी और वो आज भी जारी है। बहुत सारे उम्मीदवारों ने हमें दिखाया है कि किस तरह रात को जो उनको वोट पढ़ रहे थे, अगली सुबह वो बिल्कुल उलट कर दिए गए। जी सरवर पारी साहब, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बुनियादी तौर पर तो इलेक्शन कमीशन ही है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 218 के तहत फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट, जस्ट और ऑनेस्ट इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के पास है। उनके पास अथॉरिटी भी है, पावर भी है, वो एक्शन ले सकते हैं ऐसे आरओज, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ जो धांधली में मुलव्वस है। सही, तो मेरा अपना ख्याल है कि ये तो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। जी रहे थे सीटें, तो 5% जो रिजल्ट आ रहे थे, मीडिया का कसूर है, मीडिया आजाद उम्मीदवारों को और बाकी सबको जितवा रहा था।
अब दोबारा बोलिए, समझ नहीं आया। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि हम ही जीत रहे थे आगाज से, लेकिन 5 या 6 हलकों के रिजल्ट्स पर मीडिया जो है वो आजाद उम्मीदवारों को जो हिमायत याफ्ता है पीटीआई के उनको जितवा रहा था। देखिए, मैं मरियम नवाज साहिबा जो फरमा रही हैं, मैं उस पर तो कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हम तो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं और सियासतदान बयान देख के बाद में कहते हैं सियासी बयान था, यानी कि झूठा बयान था। तो मैं तो समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह जाहिर है। JUIF सिंध में भी जो है मुजाहरे कर रही है, बलूचिस्तान में सड़कें बंद हैं, सारे अखबार देख ले। सरवर बारी साहब, चलें फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम मान भी लेते हैं कि जी धांधली हुई। अभी चूंकि जाहिर है एक कानूनी तरीकाकार है जो अपनाना पड़ेगा, जिनको एतराज़ात हैं वो सबूत लेकर जाएंगे, फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिबेट हम मान लेते हैं जी धांधली हुई, तो आपको क्या लगता है बेनिफिशरी कौन है? देखिए, बेनिफिशरी तो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जो 25 हलकों में जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री कम है और जो रिजेक्टेड वोट हैं वो ज्यादा हैं, और ये उसमें से सबसे ज्यादा जो बेनिफिशरी है आउट ऑफ 26 है टोटल, उसमें से जो 15 है उसमें बेनिफिशरी नजर आ रही है PMLN। अच्छा, और जो PTI 3 है और बाकी जो है पीपल्स पार्टी है और कुछ और जमातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जाहिर है, और मैंने कुछ ऐसे बैलेट पेपर भी देखे हैं और ऐसे फॉर्म 45 मेरे पास कई हलकों के लोगों ने भेजे हैं उम्मीदवारों ने, और उनका अगर आप उनको सम अप करें तो वो जो रिजल्ट दिया गया है वो गलत है। मसलन MA 53 में जो टोटल फॉर्म 45 हैं वो 329 है, और वो मैंने सारे काउंट किए हैं। PMLN अगर बेनिफिशरी लग रही है अभी मौजूदा सूरत हाल में, लेकिन वो तो सादा अक्सरियत नहीं बना पा रहे, उनको भी इत्तेहादी चाहिए। क्योंकि जो पॉपुलर वोट है वो मैसिव लेवल पर हुआ है, और मैंने 1 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, पेपर लिखा था, और मैंने कहा था जब पॉपुलैरिटी गैप, यानी कि पॉपुलर वोट एक पार्टी के पास है जो एस्टेब्लिशमेंट को ना पसंद है और जो उनका पसंदीदा उम्मीदवार है, उसमें अगर गैप जो है वो 25% से ज्यादा हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है कि धांधली करके, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और जो इलेक्शन कमीशन या इंतजामिया या पुलिस है उसकी जो कैपेसिटी है टू रिग इलेक्शन वो एक हद तक है। अगर वो स्केल अप करेंगे तो उनसे मुमकिन नहीं होगा, फिर उनको इस तरह के काम करने पड़ेंगे। सरवर बारी साहब, बहुत ब्लेटेंट है। आजाद उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं। बड़ी तादाद में इलेक्शन में आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। मखसूस नशिस्तों का मामला कैसे हल होगा अगर बात की जाए, और मखसूस नशिस्तों की तकसीम किस तरह से की जाएगी? देखिए जी, इसमें 2 राय पाई जा रही हैं। एक मेरी राय ये है ज़ाती तौर पर, जो मैंने लॉ पढ़ा है जी, तो उसमें तो ये है कि जो मखसूस नशिस्तें जैसे खवातीन की 60 हैं और जो माइनॉरिटीज है उनकी 10 है, ये प्रोपोर्शनेट टू देयर सीट्स जो उन्होंने जनरल सीट्स विन की हैं डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए, जो उनका टोटल वो नंबर है उसके सिचुएशन ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल है वो बेसिकली ये है कि हैं तो ये सारे आजाद उम्मीदवार, जब तक किसी एक बैनर तले इकट्ठे नहीं होते तो इनका स्टेटस भी तो रिजर्व है। जी प्लीज कंटिन्यू, पूरी बात सुनिए। जी, क्योंकि अगर ये नशिस्तें जो हैं ये तकसीम होती हैं, जितनी लेट्स से जो PMLN की टोटल जो सीटें उन्होंने विन की हैं जनरल सीटें, वो जो टोटल 60 सीटें हैं उसका प्रोपोर्शनेटली उनको मिलनी है। ठीक है। जो बाकी रह जाएंगी, जो बाकी सीटें रह जानी हैं, क्योंकि PTI मेरी नजर में पार्लियामेंट का हिस्सा है, PTI बैन नहीं है, PTI पार्टी एज अ पार्टी बैन नहीं, क्योंकि सिर्फ सिंबल वापस किया गया था, इसलिए पार्टी बैन नहीं हुई। मेरी नजर में जो सीटें हैं वो PTI को ही मिलेंगी, लेकिन उनको सिर्फ एक जो है कि या वो ग्रुप बना लें फौरी तौर पर, या वो कहें कि हम PTI को में शामिल होते हैं, क्योंकि PTI पार्लियामेंट में ऑलरेडी मौजूद है। तो वो सीटें। दूसरी, अगर ये नहीं होता तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में 2002 के बाद आपकी असेंबलियों में खवातीन की जो प्रेजेंस है वो 50% ड्रॉप कर जाएगी, और ये एक स्कैंडल बनेगा। अच्छा। और ये एक आईनी बहरान पैदा होगा, क्योंकि हमारा आइन फुल्ली इसको एड्रेस नहीं करता इस इशू को। अगर इसमें भी इन्होंने सियासत करने की कोशिश की एस्टेब्लिशमेंट ने, और एस्टेब्लिश की जो प्रो पार्टीज हैं, PDM2 जो है, ये अगर करेगा तो मज़ीद बहरान गहरा होगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन सरवर साहब, बस वन लाइनर अगर आंसर दे दें, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है बार बार।
72 घंटे हो गए, सियासी जो है कोई जमात नहीं ज्वाइन कर सके आज़ाद उम्मीदवार, क्या स्टेटस है? देखिए अभी तक तो वो खड़े हैं, लेकिन ये कि अगर नाजायज जो प्रेशर है जैसे पहले इस्तेमाल होता रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही, तो वो तो फिर अवाम के मैंडेट की धज्जियां उखेड़ने के बराबर होगा। तो ये बिल्कुल हमें पाकिस्तान को खुशहाल करना है, यहाँ पर इकॉनमी को बेहतर करना है। जी हाँ, ये तरीकाकार करके आप पाकिस्तान में अमन कायम नहीं कर सकते। सर बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया सरवर शुक्रिया। बारी साहब इलेक्शन आपसे। एक्सपर्ट सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में बता रहे थे कि अब क्या होना चाहिए, क्या स्टेटस है पार्टीज का और आज़ाद उम्मीदवारों का। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया है और अब हुकूमत साजी का अमल शुरू हो चुका है। जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो चुकी है। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी मुतहरिक हो चुकी है। मेल मुलाकातों और राबतों का सिलसिला तेज हो गया है। गुज़श्ता रोज़ MKM पाकिस्तान लाहौर जाती उमरा पहुंची। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। इसके बाद नून लीग की आला सतह वफ़द बिलावल हाउस लाहौर पहुंची और आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो से मुलाकात की और दोनों जमातों ने सियासी ताउन पर इत्तेफाक भी किया। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब। नज़ीर साहब, सूरत हाल आपके सामने है सर, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में कि इट्स हॉब्सन्स चॉइस, तो ना चाहते हुए भी तमाम सियासी जमातों के पास एक ही रास्ता है। तो क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? देखिए, बड़ा गंभीर सूरत हाल पैदा हुई है इस इलेक्शन नतीजे में। हम समझ रहे थे कि मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। मुल्क जिस जिद, हद धर्मी, अनापसंदी, खुद परस्ती की दलदल में फंसा हुआ था, वो उसी दलदल में अब भी फंसा हुआ है। और बाज़ लोग जो हैं वो हर हालत में हुकूमत साजी करना चाहते हैं और बाज़ लोग ऐसे हैं जो हर हालत में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं और वो फॉरवर्ड लुकिंग की पोजीशन में नहीं आए हैं। तो अगर बाज़ लोगों के नज़दीक अपनी ज़ात है, और बल्कि सब लोगों के नज़दीक अपनी ज़ात है, कुछ मफादात हैं, कुछ अनाएँ हैं, कुछ इस तरह के समझौते बादियाँ हैं जिसके ज़रिए वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। कुछ लोग वाकई चाहते हैं कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो और मुल्क आगे न बढ़ सके। नज़ीर लगारी साहब, अगर वफाकी हुकूमत की बात करें हम, तो कौन लीड करता हुआ देख रहे हैं आप? नहीं, इस तरह से अंदाजा लगाना मुश्किल है। जैसे हम सुन रहे हैं कि जो आज़ाद अरकान हैं वो जमात इस्लामी में शामिल हो रहे हैं जी। और जमात इस्लामी एक सियासी बड़ी सियासी जमात बन जाएगी। तो क्या आगे चलकर जमात इस्लामी के नाम पर जो कुछ सियासत होगी, क्या जमात इस्लामी की लीडरशिप उसको कबूल कर लेगी? क्या जमात इस्लामी इतना बड़ा दिल पैदा कर रही है कि वो जो कुछ वो करें उसको मान ले उसी तरह से? अगर वो अदम इस्तेहकाम चाहें, क्या हो सकता है अगर इत्तेहाद हो जाता है? मजलिस वहादत मुस्लिमीन के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ पे जमात इस्लामी के साथ आज़ाद उम्मीदवारों का इल्हाक हो सकता है, तो आगे जाके किस तरह की सियासत हो सकती है जिसके खदशात हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि रियासत के बारे में जो गैर संजीदा तर्ज अमल है वो बढ़ता जा रहा है हर तरफ। अगर ये इन लोगों को हुकूमत बनानी है तो PMLN, पीपल्स पार्टी और नून अपना MKM भी अगर हुकूमत बनाते हैं सही, तो ये अख्तियार दे दिया जाए PMLN को, जी आप अपनी काबीना खुद बनाएं, काबीना में शामिल भी होंगे और हम आपके साथ होंगे। जो आप ठीक बिल लाएंगे उसको मंजूर करेंगे, जो ठीक बिल नहीं होगा हम उसको मंजूर नहीं करेंगे। आप जो है वो एक अहम मौका होता है जब आपका बजट पेश हो रहा होता है, तो उसमें आप वसी पैमाने पर मुशावरत करके बजट पास करवाएं। अगर नहीं करा सकते तो फिर हुकूमत गिर जाएगी। तो ये सारी सूरत सामने है। लेकिन अगर सिर्फ वजारतों की झपट पर पड़ना है सबने और वजारतें हासिल करनी है और सबको झंडे लगाने अपनी गाड़ियों पर, तो फिर ये इंतखाबात में हमने देखा है कि ऑन द डे ऑफ पोलिंग बड़ा पीसफुल ये रहा सारा प्रोसेस और बड़ी अच्छी बात है। गैर मुल्की मुबसरीन ने जो ऑब्जर्वेशन दी है उन्होंने बोला कि फ्री एंड फेयर पोलिंग हुई, लेकिन दूसरी जानिब हम कुछ सियासी जमातों को देख रहे हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ हलकों को चैलेंज भी कर दिया गया है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इलेक्शंस को? नहीं, चैलेंज होने तक, फैसला जब तक आता है तब तक क्या ये अपना सारा सिस्टम इसी तरह से रोक कर बैठे रहेंगे? बिल्कुल यही सवाल है ना। अब अगर नोटिफाई हो जाता है इलेक्शन कि यही रिजल्ट है जी जी, तो क्या आपको उसके बाद तब्दील होते रहे, उसके बाद आपके अपीलें चल रही हैं, आपके मुकदमा चल रहे हैं, आपके मुकदमा 2 साल चलते हैं, 3 साल चलते हैं, तो वो तो चलता रहेगा ना ये सिलसिला। सही। अभी फौरी मरहला तो ये है कि हुकूमत साजी का,
क्या पीटीआई बतौर जमात के वो जमात इस्लामी में जा रही है और जमात इस्लामी उसको कबूल कर रही है? ये पहला मसला है। तो फिर जमात इस्लामी हुकूमत बनाए, फिर वो बनाए हुकूमत, और जिसके साथ चाहे। ये सवाल दूसरी तरफ भी है ना, क्या पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को एक्सेप्ट कर रही है? एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं एक्सेप्ट कर रही है तो जाकर अपोजिशन में बैठने का ऐलान करे। सबसे इसमें 3 बड़े ग्रुपों में वो छोटे ग्रुप के तौर पर सामने आई है, तो जाकर अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दे, ताकि जो है हुकूमत बनाते रहे अपने तौर पर, जिस तरह बनानी है हुकूमत बनाए। देखिए ना, सिंध में हुकूमत ये बना रहे हैं, पीटीआई जैसी सूरत हाल भी नहीं है कि आज़ाद लोगों का गिरोह है, तो पहले वहाँ पीटीआई जो है वो जमात इस्लामी की हुकूमत बनाए वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में। यहाँ पर पीटीआई की जानिब से तो ये कहा गया है कि अगर इस सिचुएशन ऐसी हुई इन दोनों पार्टीज के साथ हम इल्हाक की सूरत नहीं करेंगे, हम अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। अगर हम अभी सीट्स की बात करें, ग्राउंड रियलिटी की बात करें लगारी साहब, तो इस वक्त बारगेनिंग की सिचुएशन में कौन सी पार्टी आपको नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी या नून लीग? नहीं, कोई बार्गेनिंग की पोजीशन में कुछ चीज हो ना जिसके लिए बार्गेन करें, के कहाँ है? वो कहा जा रहा है ना, नवाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि अगर मखलूत हुकूमत बनी तो मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, और बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बनेंगे। ये कहा जा रहा है आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से कि अगर हमारे साथ आपने मिलकर काम करना है। खतरनाक खेल है, मैं समझता हूँ कि ये खतरनाक खेल है, और आसिफ अली ज़रदारी साहब को जिंदगी में बड़े खेल खेले उन्होंने, और बड़े कामयाब खेल खेले हैं। ये खतरनाक खेल होगा, उन्हें वज़ारत उज़्मा के लिए इसरार नहीं करना चाहिए, और बिलावल भुट्टो साहब को नहीं जाना चाहिए किसी वजारत में, नहीं हासिल करनी चाहिए, ना वजारत खारजा ना कोई और वजारत रहनी चाहिए। अच्छा। उन्हें बाहर बैठना चाहिए, अगर हुकूमत का साथ भी तो गैर मशरूत तरीके पर देना चाहिए। बनाए मियां नवाज शरीफ हुकूमत को, खुद बनाना चाहते हैं खुद बनाए, भाई उनके बनाना चाहते हैं वो बनाए, तो बनाए उनकी हुकूमत। और ये कि ये एक पॉजिटिव किरदार अपना अदा करें, जो काम वो ठीक कर रहे हैं उनका साथ दें, और जो काम ठीक नहीं कर रहे हैं उसमें साथ ना दें। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, ये जो हुकूमत तो बनेगी, सारी सिचुएशन होगी, और जो जोड़ तोड़ की सियासत हो रही है वो भी सामने है। इलेक्शंस में जो सिचुएशन हुई, जो नताइज आए, आप क्या समझते हैं कौन सी पार्टी हीरो रही और कौन सी जीरो? नहीं, हीरो जीरो कोई भी नहीं हुआ, सारे हीरो हुए और सारे जीरो हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। कैसे हो सकता है? और असल नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। हम समझ रहे थे कि जो पाकिस्तान को जिस बहरान में मुब्तला किया गया है वो बहरान खत्म होगा, हम ये समझ रहे थे कि, और मैं समझता हूं कि उसकी जिम्मेदार बहरान की जिम्मेदारी जो है वो पीटीआई के सरबराह की है, बानी सरबराह की है। वो अच्छा। उन्होंने बहरान पैदा किया मुल्क के अंदर। कैसे? और ठीक है भाई, आप अपने सियासी स्टैंड रखते हुए भी आगे बढ़ सकते थे, आपने तमाम दरवाजे बंद कर दिए। हाँ जी। 135 140 से ज्यादा अरकान से अपोजिशन में नहीं बैठे, इसमें दे दिए। 2 हुकूमतें मौजूद थी, अब क्यों हुकूमत साजी के लिए बढ़ रहे हैं आगे? कि हाँ जी हम हुकूमत बनाना चाहते हैं, पंजाब में भी हम हुकूमत वो हो गया ना, वो हो गया, आप समझ आ गई कि वो मामला ठीक नहीं थे, इसलिए अच्छी बात है अगर बढ़ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, मुल्क में इस्तेहकाम आना चाहिए। ये बताएं कि अगर हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में मिलकर हुकूमत बनाती है, तो कि पीडीएम वाली सिचुएशन होगी या मुल्क में कोई इस्तेहकाम आता हुआ नजर आएगा? मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ जी, वो ये है कि अगर पीपल्स पार्टी वजारतें हासिल करती है तो उससे बेहतर यह है कि पंजाब की वजारत हासिल करे, क्योंकि पीपल्स पार्टी अक्सरियत में होते हुए मंजूर भुट्टो और आरिफ नकाई को वजीर आला बना चुकी है। तो आप कहे कि जी हम पंजाब में वजारत आला लेते हैं, वफाक में आप बनाए वजीर आजम अपना, तो ठीक है, अब नून लीग साथ दे अपनी अक्सरियत के साथ पीपल्स पार्टी का, और वजीर आला पीपल्स पार्टी का बनाए। नहीं, आप समझते हैं कि नून लीग को किसी सूरत भी इस बात पर नहीं मानना चाहिए कि वजीर आजम पीपल्स पार्टी से हो? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, नून लीग तो अभी मान लेगी, पीपल्स पार्टी को नहीं मानना चाहिए कि वजारत उज़्मा ले। वो वजारत उज़्मा लेकर क्या करेगी, जिसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो रही है, एक तरफ उनकी साझा अक्सरियत क्या है आपके पास, दूसरे उम्मीदवारों के 50% भी वो नहीं है। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो फिर आप क्यों हासिल करना चाहेंगे? तो लगारी साहब, किसी भी एक जमात की सादा अक्सरियत ना होना आने वाले दिनों में क्या किस तरफ इशारा करती है ये? अदम इस्तेहकाम। अच्छा, अदम इस्तेहकाम तब भी नहीं हो सकता था अगर एक जमात के अंदर जिद, हट धर्मी और अनापसंदी, खुद परस्ती ना होती, तो वो ना होता। इदारों पर चढ़ दौड़ना, असम्बलियों पर चढ़ दौड़ना, असम्बलियां तोड़ डालना, ये सारा कुछ जिसने ये किया है, मुल्क में अदम इस्तेहकाम वही लाई है ना। अगर वो अब भी अपनी जगह पर खड़ी हुई है और ठीक है जमात इस्लामी में चली जाए, वो तो बेहतर रास्ता है उसके लिए, अगर वहां चली जाए और वहां जाकर वो भी एक पॉजिटिव किरदार अदा करे तो कर सकती है। बाकी मुश्किल इनके लिए अगर हो गई है तो पीपल्स पार्टी वज़ारत उज़्मा हासिल करने की ख्वाहिश तर्क कर दे,
और कहे कि जी वज़ारत लगारी साहब, अगर ये तमाम आज़ाद उम्मीदवार खामोश 72 घंटे का टाइम फ्रेम दिया जाता है कि जी उसके अंदर अंदर इन्होंने कोई ना कोई जमात ज्वाइन करनी होती है, तो मेरे ख्याल से तो 72 घंटों से ज्यादा वक्त हो गया है। क्या स्टेटस होगा इन आज़ाद उम्मीदवारों का? अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। नोटिफिकेशन यूं ही होता है, सही। उसके बाद 72 घंटे शुरू होंगे। ठीक। अगर नोटिफिकेशन ठीक है। हो गया है तो फिर वो नतायज के साथ, ऐलान के साथ ही इनको शामिल होना है 72 घंटे के अंदर अंदर, और जो भी करना है 72 घंटे के अंदर करना और पड़ेगा। अगर 72 लेकिन घंटे के अंदर ये नहीं होते फिर नहीं होते तो ये आजाद रहेंगे, और जो भी हुकूमत बनाएगा वो बना लेगा, और इनके आजाद टूटते चले जाएंगे, आखिरकार थक जाएंगे, बैठ जाएंगे, और जो जेल में पड़े हुए हैं वो जेल में पड़े रहेंगे, और उनके ऊपर और भी मुकदमात हैं, फिर निढाल होकर गिर पड़ेंगे। या और हमारे लोगों की विल, ये आप ये समझ रहे हैं कि ये जो पॉपुलरिटी का ग्राफ बढ़ा हुआ है ये अब तक हमेशा बढ़ा रहेगा? ऐसा नहीं है। लोग जुल्फकार अली भुट्टो के नाम पर खुदसोजियां कर रहे थे, वही लोग हैं, और जुल्फकार अली भुट्टो के साथ 50 साल तक उन्होंने साथ दिया, अब भी उनकी पार्टी को वोट मिलते हैं पाकिस्तान भर में। लेकिन ये नहीं है कि वो इक़्तिदार हासिल करने की पोजीशन में हो। जब किसी को वो करना होता है, जिवाल पर लाना होता है, तो जिवाल पर आने में इनको देर नहीं लगेगी। इनका वर्कर कमिटेड नहीं था, उनका कमिटेड वर्कर जो है वो डाइल्यूट हो गया है, तो इनका कौन सा वर्कर जो है वो जज्बाती वर्कर जो है वो चला जाएगा पीछे। लगारी साहब, ये बताइएगा कि नतायज जिस तरह से आए हैं, कुछ हलकों के नतायज तो बड़ी देर से अनाउंस किए गए, इलेक्शन कमीशन की पोजीशन क्या देखते हैं आप, उसकी कारकर्दगी कैसी देखते हैं आप? इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन के दिन कारकर्दगी बेहतरीन थी। सही। फिर उसके बाद जब नतायज आना शुरू हुए तब भी ठीक थी। जब नतायज रुक गए उसके बाद हमने चीखना शुरू कर दिया था, भाई नतायज दो। सुबह 6 बजे 7 बजे मैं खुद चीख रहा था कि भाई ये क्या हो गया, नतायज आप क्यों देर कर रहे हैं, ताखीर कर रहे हैं। नतायज में ताखीर हुई है, तो ये असल में जो भी इसको मैनेज कर रहे थे वो सारे के सारे बहरान में शराकतदार थे, और वो सब इस बहरान को वसी और खलीज इसको बढ़ा रहे थे, तो बढ़ा ली उन्होंने। अब उनका जो काम था वो हो गया है। नतायज उनका मकसद क्या था हमें नहीं मालूम है, लेकिन जिनका भी ये मकसद था कि इसको आपने जो ऐलान करना था वही ऐलान आप पहले कर देते। अगर आपने इलेक्शन हो गए थे, नतायज जमा हो गए थे, और अगर आपने कुछ नहीं करना था तो ऐलान कर देते उसका। सही। फिर ये कि अब तो ये सवाल हो रहा है ना, नहीं की होगी धांधली आपने, नहीं नतायज तब्दील किए होंगे, लेकिन अब कहा तो यही जा रहा है ना कि नतायज 4 रोज हो गए ना इंतजार करते हुए, वक्त जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है, लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी तक सरकारी नतायज और नोटिफिकेशन का किसी को पता ही नहीं है। लोग 4 दिन हो गए हैं, बल्कि 2 दिन पहले से जर्नलिस्ट और तमाम नुमाइंदे जो हैं वो रोड्स पर हैं, और लोग पूरे पाकिस्तान की कौम ये जानना चाहती है कि आखिर नताइज क्या आए हैं और कब नोटिफिकेशन जारी होगा। अभी भी जो बलूचिस्तान की कुछ सीट्स हैं उनके बारे में नहीं बताया गया। बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं रगारी साहब, उसमें तो पीपल्स पार्टी जो है वो लीड कर रही है, समझते हैं कि वो अकेले हुकूमत बना पाएगी? वो कैसे 11 अरकान से कौन हुकूमत बनाएगा, इतने बड़े ऐवान में, जिसमें 11 इनके हैं, 9 वो तो कहते हैं हुकूमत तो हम बनाने जा रहे हैं, टीयूआई के हैं, 9 मुस्लिम लीग के हैं, चंद कोई और किसी के हैं, कुछ किसी का है, कुछ किसी का है, तो कहाँ से जैसे होते असम्बली की सूरत हाल तो ये है कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में कौन हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगा? अब तो ये है कि कौन कितनी ज्यादा पेशकश कर सकता है कि जी लीजिए आपको वजारतें देंगे, आपको अख्तियार देंगे, आपको खुला देंगे, लेकिन क्या फिर उसके बाद कौन सा रहेगा कानून का ज़ाब्ता? फिर क्या वो जो जनरल करप्शन फैलाई की जनाब आएगी, हम आपको जो डेवलपमेंट के नाम पर पैसे देंगे, तो क्या वो सब फैलाया जाएगा? ये सारा कुछ होगा। मैं जिन लोगों ने सियासत में गंदगी फैलाई है, अल्टीमेट नुकसान उन्हीं का होगा जिन लोगों ने सियासत के अंदर इस तरह की सूरत हाल पैदा की है। लगारी साहब, अब तक की जो मुमकिन सिचुएशन है यही लग रहा है, पंजाब में PMLN, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, KP में PTI और बलूचिस्तान और विफाक में मखलूत। ये बिल्कुल नजर आ रहा है, हम ये देख रहे हैं, तो ऐसा बन रहा है। और वफाक में मखलूत हुकूमत, मैं कहता हूँ एक रात द बोर्ड कोई कोशिश क्यों नहीं करता है कि चले भाई जाते हैं जेल में जाकर उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि भाई आ जाए एक मखलूत कौमी हुकूमत बना ली जाए, और सब मिलकर एक मुआहिदा करते हैं, एक मखलूत कौमी हुकूमत बनाते हैं एक खास मुद्दत के लिए, उसके बाद फिर उसको चलाते हैं और हम सब सपोर्ट करते हैं। बना दें, वापस निकालें उसको जेल से और उसके मुकदमा खत्म करवा के उनको वज़ीर आज़म बना दें, फिर चलाएं हुकूमत, और फिर कहें कि जनाब हम सपोर्ट करते हैं। 5 साल के अंदर जो नताइज निकले उसके बाद जाएं आप। आप कह रहे थे कि जी मखलूत हुकूमत अगर बन जाती है तो वो ठीक रहेगी, मतलब तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि मिल बैठ के अब किसी ना किसी नतीजे पे वो मुत्तफिक हों।
बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा था कि तमाम जमातें इंक्लूड वो उसकी शक्ल पीटीआई है, उसकी शक्ल जमात इस्लामी है, उसकी जो भी शक्ल है उस शक्ल के साथ सब जमातें मिल बैठें और मिल बैठ कर हुकूमत बनाएं। और अगर राजी करना है तो चले जाएं जेल में, जाकर उनको राजी कर लें। आज ही चलें जेल में, आप बाहर निकले और बैठे हुकूमत में आए और शामिल हो। तो कोई रास्ता निकालना है ना, अपना इस डेडलॉक में रखना है पूरे मुल्क को। सही पूरा मुल्क डेडलॉक में चला गया है, तो उस डेडलॉक से निकालना है किसी न किसी तरीके से। दुरुस्त हो गया और जी। जो लोग समझ रहे हैं कि हमने डेडलॉक पैदा किया है, वो जो भी हैं जिन्होंने डेडलॉक पैदा किया है, डेडलॉक उस खत्म होना डेडलॉक चाहिए का और सिचुएशन क्लियर होनी बनेगी। चाहिए, किसी ना किसी नतीजे पर पहुंच जाना चाहिए अब तमाम सियासी जमातों को। नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया और ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर अपना तज्जिया पेश किया। यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, अब वक्त है जी हमारे सेगमेंट गेस दी पर्सनैलिटी का। और इससे पिछले एपिसोड में हमने आपको एक शख्सियत के बचपन की फ़ोटो दिखाई थी और कहा था कि जी पहचाने आप ये कौन है, और जो सही जवाब देंगे वो हमारे लकी ड्रॉ में शामिल होंगे। फिर हम विनर अनाउंस करेंगे और उन्हें मिलेगी वॉशिंग मशीन। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो फोटो हमने आपको दिखाई, जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, वो और वो किसकी थी? शख्सियत है कौन। तो शहरबानो बताएं जरा कौन है वो। बिल्कुल जी, ये शख्सियत है बुशरा अंसारी साहिबा, बेहतरीन अदाकारा और कॉमेडी Very के किरदारों versatile में बड़ी actress। खास पहचानी जाती हैं और कॉमेडी और उनके बोलने का अंदाज बड़ा पसंद है और गुलकारा भी कह सकते हैं आप इनको, बहुत हाँ जी, अच्छा बहुत अच्छा गाती हैं। गुनगुनाती भी हैं बिल्कुल। और एक्टिंग तो फिर सभी जानते हैं। फैमिली बड़ी बैकग्राउंड भी famous इनका जो है actress। वो इसी से रिलेटेड है। इनकी 2 बहनें थी, वो भी इसी तरह से वालिद इनके अदीब हैं, शायर हाँ, थे। और बहनें जो बड़े है वो भी famous। एक्टिंग कर रही हैं। और इन्होंने कहा कि हम आए सिंगिंग में थे, लेकिन चूंकि सिंगिंग में हमारा करियर नहीं बन सका तो फिर हमने एक्टिंग में अपने आप को मनवाने की कोशिश की। तो खैर एक्टिंग में भी अच्छा खासा मनवाया। तो बुशरा अंसारी और साहिबा, ये बुशरा एंड द अंसारी नेक्स्ट साहिबा की पिक्चर तस्वीर इज, थी। अब अगली तस्वीर अगला दिखाते सवाल हैं। आपके लिए जो है हाँ जी। वो हम लेकर आते हैं। वो कौन सी शख्सियत है? ओह तो माय गॉड, बूझें। ये अच्छा, इनमें ये से बच्चे को बूझना है या बच्चा- फिर खातून? अच्छा अच्छा ये बच्चे को पहचाने जी, जो बच्चा एक खातून ने उठा रखा है प्रोड्यूसर इस साहब ने बड़ी तस्वीर जबरदस्त में। बात की है, कह रहे हैं बचपन की तस्वीर है तो बच्चे को पहचाना। तो ये बच्चा पहचाने जी कौन है, सही पहचाने। और अगर आपने सही ये तो मुझे पहचाना, कोई बहुत बड़ा एक्टर लग रहा है। हाँ जी, ये शहरबानो को अगेन वही बात, अंदर की सारी खबरें होती वहीद हैं। मुराद साहब तो नहीं है। व्हाट्सएप नंबर हमारी टीवी स्क्रीन पर आने लगा है और इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने अपना जवाब व्हाट्सएप करना है। हमारे फेसबुक पेज पर जाकर इस तस्वीर के नीचे कमेंट करें, हमारे यूट्यूब पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लकी बताएंगे ड्रॉ ये में शामिल हो कौन जाएं। सी ऐसी शख्सियत है। और जब आप बताएंगे उसके बाद फिर आपका नाम लकी ड्रॉ में शामिल होगा। शामिल होने के बाद आप में से कोई एक लकी विनर होगा जिसका नाम सामने आएगा, उसको रॉयल की मशीन मिलेगी इनाम में। तो 2 अभी तक और हम रॉयल की वो मशीन जो हर दाग सफाई के साथ फाइनलिस्ट धो दे। हमारे 2 हो चुके हैं जिनको दे दी गई है विनर्स। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी आप देखते हैं कि आप लोग कैसे कैसे अच्छा रिप्लाई करते शहरबानो, हैं। ये तो हमारा वो खैर सेगमेंट जिसमें हम लोग शख्सियात के बूझो बारे तो में जाने। बिल्कुल पूछते हैं, बूझो तो जाने के जो है नाम से हम लोग एक्सेप्ट करते हैं सेगमेंट। डमी स्टूडियो से हमारे साथ राना साहब मौजूद हैं सुनो पाकिस्तान में, तो आज उन्हीं से पूछते हैं। वेलकम टू सुनो Welcome to पाकिस्तान। सुनो राना पाकिस्तान। साहब, राना साहब क्या हुआ? मैं कहता हूँ कि बूझो तो जाने। राना साहब हार क्यों गए आप? ओ क्या? क्या बात है, इतनी स्माइल हारने के बाद भी। अगर हमारे देखिए- नाज़रीन ये भी पहचानेंगे तो इनाम मिलेगा। बात ये है कि सारे लोग इलेक्शन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है। बिल्कुल। और जितने मार्जिन से हम हारे हैं 10-15 हज़ार मैटर नहीं करता। 19,000। ये आपने बढ़ा दिया, बड़ी चालाक है। तो वो भी तो इंसान ही थे जिन्होंने हमें वोट दिया है, तो मुकाबला कांटेदार था। कहते हैं कि हारो कोई बात नहीं, लेकिन लड़के हारो ये मैटर करता है। राना साहब लेकिन आपका तो गढ़ है ना वो फैसलाबाद। नहीं गढ़ तो अच्छा, गढ़ मुझे अभी से जो है वो मेरे पैर में हो गया है, क्योंकि गर्मियां अभी बहुत दूर है। डोंट लाफ, ये एक इंसानी अलमिया की बात जी है। सॉरी। और बात ये है कि जो इलेक्शन को आपने उठाया हुआ है, वावेला हो रहा है, एक तूफान मचा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर कि ये हो गया जी, वो हो गया। आपको पता है एक नज़म तैयार की है मैंने। अच्छा, नज़म तैयार की है जी, ये जख्म से थोड़ी बड़ी होती है। मैं कहता हूँ कि वो झुका नहीं, वो बिका नहीं, हाँ, वो झुका नहीं, बिका नहीं, वो खड़ा रहा, वो थका नहीं। वोट डालते। लोहे की लात है क्या? और तुम दोनों अपने ईमान से बताओ जी जी। कि वो झुका नहीं, वो बिका नहीं, वो खड़ा रहा, वो थका नहीं, हाय हाय। और वो
जीतना जानता है कभी हारा नहीं। दोनों ईमान से दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या मेरा लीडर पारा नहीं? ये तो आप बता सकते हैं, ये आपका लीडर है। और वो सख्त है अपने उसूलों का, ओहो, और साथ ही थोड़ा क्यूट भी है। ये राणा साहब अपने बारे में लिख रहे थे। नहीं नहीं, नवाज शरीफ के बारे में। बड़े भोले हैं। वैसे राणा भोले नहीं होते, आप भोलेपन का मुजाहरा ना करें। आप जो है यहाँ पे मुझे भी, वो सख्त है अपने उसूलों का, अच्छा, और साथ ही थोड़ा क्यूट भी है। ओह, साथ ही थोड़ा क्यूट भी है। अच्छा। और इलेक्शन लड़ा हमने ऐसे कि हर देखने वाला म्यूट ही है। तो ये कैसे हो गया म्यूट? ये हारने के बाद पॉलिश कर रहे हैं। देखें, ये आप फिर वही बात, आप अपने अल्फाज जो है वो मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। मैं जो कह रहा हूँ आप उस पर अमल करें। इलेक्शन से बाहर निकले, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है। इलेक्शन ही तो मुल्क को तरक्की का रास्ता था। देखें, सबसे पहली बात, हम जिस चीज में लैग कर रहे हैं, जी। जैसे जैसे हम नई जहद की तरफ एंटर हो रहे हैं, हम लोग विटामिन डी नहीं ले रहे। विटामिन डी जो है अगर आप ना लें तो आप विटामिन डी की बात क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्शन की बात हो जाएगी। इलेक्शन कौन से 5 साल बाद फिर आ जाने हैं। 5 साल ये भी कोई बैद नहीं। चाहे ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ, जी जी। हो सकता है 1.5 साल बाद दोबारा री इलेक्शन हो। राणा साहब इतना ऐसा नहीं पैसा हो है हमारे सकता। पास। जाहिर है 5 साल तो ये हमारी, आप पिछले ट्रेंड देख ले, 5-5 साल चली हैं असेंबलियां। 5 साल अब आप क्या करेंगे ये बताएं। यही करेंगे जो हम कर रहे हैं। रोना नहीं, सब रोना नहीं आपने। नहीं, बात पंजाबी रोने में की इसको नहीं। कहते हैं ठुट्ठी बनाना। नहीं, ठुट्ठी ऐसी बना बात देते हैं 2 नहीं। मिनट बाद। आप लोग कुछ और समझ रहे हैं। इलेक्शन क्या है, और मेरे कायद के ऊपर ऐसे हजारों इलेक्शन कुर्बान। ओए होए होए। तो वजीर आजम बन रहे हैं नवाज शरीफ साहब। एक बड़ी दिलचस्प जी, बात जी। इसी लाइन से, ऐसे हजारों इलेक्शन अपने कायद पे कुर्बान आपने बोला, यस। तो ये आपने इलेक्शन कुर्बान कर दिया अपने कायद पे? हार नहीं, के। देखें, इनकी 3-4 वजूहात बनी है। हमने तो पूरा टिल लगाया था। अच्छा। 3-4 एलिमेंट जो है वो इसमें कारे हाय हामिले शामिल है। वाह वाह वाह, वाह, वाह। क्या एक तो गैस। गैस जो है वो सबसे बड़ा मसला है हम इंसानों का। ये गैस ये पे बड़ी बात महंगी है। गैस पे बात करने के लिए नहीं हमने आपको बुलाया, इलेक्शन में बात करने के लिए बुलाया है। और बीबी पेट्रोल। अच्छा। ये लगता है एक ब्रेक आप ले रहे हैं, नहीं एक ब्रेक ले रहे हैं, आप उसके ब्रेक बाद हाजिर लें होते या हैं। कुछ भी लें, मेरी तरफ से ये जो गैस है, इमरजेंसी ब्रेक आ गई राणा साहब। राणा साहब छोटी सी ब्रेक के बाद गैस हाजिर वाली होते हैं, आपने बात कहीं आगे जाना बढ़ाएंगे, एक नहीं। ब्रेक के बाद। हमारे साथ इस वक्त डमी स्टूडियो से राणा सनाउल्लाह मौजूद हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डमी स्टूडियो से राणा सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा ही अहम मुद्दा इन्होंने उठाया कि इंसानियत का बुनियादी मसला गैस है। तो राणा साहब क्या कह रहे थे आप? देखिए, मैं ये कह रहा था कि न सिर्फ गैस है बल्कि पेट्रोल भी है। पेट्रोल जो है, देखिए, वो गरीब आदमी कुछ छतरौल कर रहा। और इसके अलावा फिर जो दीगर अशिया है, खुर्दनोश, अशिया खुर्दनोश जो है, आपने बातें बहुत अच्छी उनके रेट बहुत ज्यादा हो गए। इलेक्शन क्यों हारे आप? 19,000 के मार्जिन से आप इलेक्शन हारे एक मिनट हैं। आता हूँ, एक कॉल आ गई है। हाँ, हेलो। कॉल बाद में सुनिएगा, हम लाइव हैं। देखिए, मैंने आधे घंटे पहले पिज्जा का ऑर्डर किया था और आप 35 मिनट लेट है। राणा साहब, इलेक्शन फ्री हारने रखे के गए। बाद ये वाली सिचुएशन हो जाती है, ऑर्डर भी नहीं आ रहा टाइम पे। जी। राणा साहब, आपके तो इशारे पे चीजें आती थी, अब 35 मिनट बाद अच्छा, पिज्जा मैं भी। पिज्जा नहीं खा सकता क्या? सिर्फ निंजा टर्टल ही पिज्जा खाता है? ले, बड़ी बात कर दी। खा सकते हैं, मोटे हो जाएंगे। अच्छा, आप कहाँ थे? मैं यहीं पे था, आप कहाँ गए? लोग ये पूछ रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि 3-4 चीजें जो है वो कार हाय हामिल है। अच्छा। इसका जो रीजन बना है, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई। क्योंकि गरीब बंदा जब अपना बिल भरने के लिए कोई चीज बेचता है, उसके बाद 2 महीने तक उसको जो है वो आराम नहीं आता। और यही ग्रज मैं समझता हूँ उसने अपने दिल में पाला है। राणा साहब, आपने इलेक्शन इजी ले लिया। नहीं, आपने आपने कैंपेन कैंपेन नहीं चलाई। नहीं, कैंपेन की है हमने, और मतलब कहाँ चांद पे जाके कैंपेन करें और कहाँ करें? कुछ है, जमीन पे भी कर लेते ना, मुझे लगता है चांद पे की है आपने ज्यादा कैंपेन। रोना नहीं आपने। राणा साहब, 5 साल क्या करेंगे अब? हाँ, आप अपने 5 साल अपनी सियासी जमातों को मशवरा दे दें। अब तो वो क्या कह रहा था, बात सुने, दाऊद ने कहा था कि आप इलेक्शन में नजर नहीं आ रहे कामयाब होते, लेकिन आपने घोड़ा पकड़ा हुआ है, घोड़े की हाँ, लगाम बिल्कुल। आपके हाथ में है। याद आ गया मेरी बात सुने, करने वाली बातें जो है वो करते रहते हैं। निसार जट की जहाँ तक बात है, उसके साथ जो उसके फ्रेंड्स थे वो लॉयल निकले। उसने कहा कि बड़ी इलेक्शन वाला डे है, तुम सब ने आना है,
मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला, कोई बहाने करता है, मैं यार यूनिवर्सिटी में फंसा हूँ, मैं क्लिनिक में फंसा हूँ, आपके फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? देखे ना, मैंने अपने दोस्तों को सीटी भी मारी लेकिन कोई नहीं आया। हाय। ये तो मैं आप ये तो सबसे गलत जो है है। वो बाद में राणा साहब पूछूंगा। कौन से दोस्तों का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने सुना ही नहीं है इस बार आपकी बात? देखिए, वोट में नंबर काउंट होता है, अच्छा। वो आपने देख लिया है। अच्छा। और बात फिर घूम फिर के वहीं आती है, 19,000 जो है वो इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है। ये अपन के बाएं हाथ का काम था लेकिन मिस हो गया। ओह, बाएं हाथ में दर्द था उस दिन? बड़ी खुशियां चढ़ रही हैं, प्राइज बॉन्ड तो नहीं निकल आया है। मुझे बड़ा है दुख रानी हो रहा जी? है राणा साहब, 10 है। मैं मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि राणा हो के इतना खुश हो रहा है आपकी नाकामी नहीं नहीं, मैं नाकामी पे बिल्कुल खुश नहीं हो रहा। वैसे एक बात बताऊं, राणा जो ज्यादा खुश हो रहे हैं, मैंने सुना है कि राणा ना मारा तो कोई नहीं मारता। मैंने सुना है कि जो ज्यादा हंसता है उसका दिल बड़ा तारीख होता है। हाय राणा ये साहब, फजूल बात है। राणा साहब, सच आपकी नहीं बात से है। तो मुझे वो फजूल शेर बात है। याद आ गया, मेरे दुश्मन का कोई तीर ना पहुंचा मुझ तक, देखना मेरे दोस्त ने कमा बांधी है। ये दोबारा सुनाओ जरा। भूल जाएगा दोबारा। दोबारा नहीं आएगा, मैंने देख के बताया। यानी कि आप मेरे spontaneous दुश्मन शायर का हैं। कोई Spontaneous। तीर ना पहुंचा मुझ तक, वाह। देखना मेरे दोस्त ने कमा बांधी। तीर पे एक शेर मुझे भी याद आया है जी जी सुनाए। कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, ओए 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 ओए, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही जो है वो दोस्तों से मुलाकात हो गई। कौन से दोस्त थे? तीर वाले दोस्त थे, शेर वाले दोस्त थे? देखें, आपने तीर और तीर से कहीं शेर, उम्मीदें तो नहीं लगा ली? हम कोशिश कर रहे हैं कि शेर मना रहा है तीर को, हालांकि तीर खतरनाक चीज है, उसके तो करीब भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन बना और तीर और शेर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तीर जो है अगर शेर को लगे तो शेर घायल हो सकता है। नहीं, शेर जाहिर है लकड़ी का नहीं है, घायल ही होना है उसने। आपने कभी ये किया है रॉक पेपर सीजर शू? बहुत अच्छे। इसको मैं जहन पर लेके आ रही हूँ। क्या बात, क्या बात। बहुत चुलबुली है आप तो। जी बस इसी वजह से यहाँ बैठी हूँ, अच्छा, मैं एक बात बताऊं, अगला जो इलेक्शन है ना, एक सवाल है मेरा। अगला जो इलेक्शन क्योंकि है, इलेक्शन के जवाब तो आपने देने नहीं, तो रॉक पेपर सीजर शू ही कर लेते हैं। नहीं, इलेक्शन अच्छी चीज है, ये जी, जी। एक हेल्दी एक्टिविटी है, बिल्कुल। ये होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि जब तक हमें मौका नहीं दिया जाएगा, बात कैसे बनेगी। राणा साहब, मौका मिला था, भरपूर मिला था। वैसे पहले भी बड़े मौके मिले हैं, ऐसी बात नहीं है। कितने आदमी थे? बात राणा साहब, वजीर आजम कौन बनेगा नून लीग से? देखें, वजीर आजम नून लीग की जहां तक बात जो आती मर्जी है, बने, आप तो हार गए। नून लीग का सिर्फ एक ही कायद है। हंस पड़े। ये देखें नाजरीन, ये कितने होशियार हैं दोनों। ये मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में चिकनी चुपड़ी। बहला फुसला के इधर उधर कर रहे हैं। बात ये है कि वजीर आजम सिर्फ एक ही है, अच्छा, वो मर्दे मुजाहिद, हाय हाय। वो क्यूट इंसान, क्या बात है। वो पारा जिस पे आहा। मैं कहता हूँ कि वही लीडर है। और वो किस सियासी जमात से? बस गैस करें। कहाँ पे है वो? मंजर आम पर है। क्या तुम्हें हमारा लीडर नजर नहीं आता? नहीं नहीं आ रहे, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान को कौन नजर सा आ रहे। लीडर, नाम बताएं। मियां आपके दो तीन लीडर हैं, मरियम नवाज, साहिबा, शहबाज, मरियम, हमजा, शरीफ। शरीफ। सही प्ले कर रहे हैं आप, सही प्ले। देखिए, बात ये है कि कहते हैं कि शरीफ वो होता है आपको कोई कॉल आई जब आप हारे हैं उनकी जानिब से, या कामयाबी पे ही दाद मिलती है? मुझे कॉल आई थी, लेकिन वो थपथपियाना कॉल थी। अच्छा, मतलब कि कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है, और हार के जीतने वाले को और जीत के हारने वाले को बाजीगर कहते राणा हैं। साहब जाते जाते ब्रेक लेते लेते, आपको मैं पता तो कह रहा हूँ आप ब्रेक ले, बड़ी inspiration है। आप अपने मखसूस अंदाज में ब्रेक ले और अपने ओपोनेंट को एक मैसेज भी दे दें, हाँ। कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए। देखिए नाजरीन, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, और आपने रिमोट को टच नहीं करना, मैं कह रहा हूँ। हम अभी गए और अभी आए। टेक अ ब्रेक। वाह वाह। वाह 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 जी। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इस्लामाबाद के मारगला वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर की। तो ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का वाहिद सेंटर है जो जंगली जानवरों और परिंदों का मस्कन बन चुका है। 28 एकड़ अराजी पर मुहित इस सेंटर में बंगाल टाइगर्स और रीछों के अलावा बंदर भी अटकेलियां लेते हुए दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, और इसी हवाले से हमारी नुमाइंदा फरार अब्बानी, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे।
विफाकी दारुल हुकूमत का वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर, बेरहम मौशरे के सताए जानवरों और परिंदों को घर मिल गया, इलाज और देखभाल के साथ मनपसंद खुराक भी मयसर। रेस्क्यू सेंटर के हर जानवर की कहानी दर्द भरी है। बब्बू को 1 साल कबल जब यहाँ लाया गया तो उसकी हड्डियाँ टूट चुकी थीं। वो चलने फिरने से भी कासिर था। आज इस बंगाल टाइगर की जवानी जोबन पर है। जो बब्बू है वो बंगाल टाइगर है, वो एग्जॉटिक स्पीशीज़ है, इंडिजिनस नहीं है, मगर फिर भी हमने फिर उसको एक्सेप्ट किया अपने सेंटर में। और जो ओनर था वो उसने भी बस हमें हैंड ओवर करके गायब हो गया। और इसकी हड्डियां सारी गली हुई थी बिकॉज इसको किसी ने घर के अंदर रखा हो, तो बिल्कुल धूप नहीं लगाई थी, तो विटामिन डी की कमी की वजह से तो वेट ने भी कहा कि मुश्किल है ये सर्वाइव करे। 28 एकड़ अराजी पर मुहित इस रेस्क्यू सेंटर में 7 रीछ भी मौजूद हैं, जिन्हें मुख्तलिफ शहरों से बाजियाब कराया गया। डब्बू को डांस सिखाने के लिए गर्म तवे पर बिठाया जाता था और उसके कान भी काट दिए गए। जानवरों की देखभाल के लिए 10 रुकनी ट्रेन स्टाफ काम कर रहा है। हम इनको फीडर देते हैं डॉक्टर की हदायत के मुताबिक। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इनके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं उनको फिर हम फीड डालनी स्टार्ट करते हैं। जो इनकी फीड्स होती है वो बिखेर के डाली जाती है, छुपा दी जाती है ताकि ये स्मेल लें, ये बिजी रहें। मरकज़ार चिड़ियाघर की जगह कायम इस वाइल्ड लाइफ एंड रेस्क्यू सेंटर में जदीद म्यूजियम भी बनाया जाएगा। विजिटर इंफॉर्मेशन सेंटर बनाना चाहते हैं बिकॉज 7 मरगरा हिल्स नेशनल पार्क है, उसमें इतनी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है ताकि लोग आएँ और विजिट करें और सीखें और उसके बारे में जानें। और उसके लिए आपको जानवरों को पिंजरों में डालने की ज़रूरत नहीं है। हुक्काम के मुताबिक अब तक 300 से जायद जानवरों और परिंदों को रिहैब किया जा चुका है। ताहम इनमें से सिर्फ उन्हीं को वापस जंगल में छोड़ा जाता है जो पाकिस्तान के कुदरती माहौल में रह सकते हैं। मारगला वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर जंगली हयात की बका का जामिन है। जानवरों की कई नस्लों को लाहक खतरात के पेश नज़र ऐसे सेंटर्स का कयाम नागुज़ीर है। कैमरामैन काजी सगीर के साथ फराह रब्बानी, सुनो न्यूज़, इस्लामाबाद। और इसी इशू पर बात करते थे, हमारे साथ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की चेयरपर्सन रीना सईद खान साहिबा मौजूद हैं। रीना साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमने इस रेस्क्यू सेंटर के बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाई है। अब हम चाहते हैं कि आप ये भी बताएं कि इस रेस्क्यू सेंटर की ज़रूरत क्यों पड़ी। की ज़रूरत यूँ पड़ी बिकॉज़ जो 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये इस्लामाबाद का पुराना ज़ू था और उसके ज़्यादा अपग्रेड्स नहीं हुए थे और वहाँ जानवर बहुत सफ़र कर रहे थे और बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही थी और बहुत बच्चों ने और सिविल सोसाइटी ने बहुत शोर मचाया। फिर आपने वो सुनी होगी कावन की मशहूर स्टोरी और फिर कावन को रेस्क्यू किया गया और उसको अब वो कम्बोडिया, वो खुश है कम्बोडिया के जंगल में रह रहे। तो इसलिए फिर ज़ू जब बंद हुआ तो हमने फिर फटाफट हमने सोचा कि इसकी बेस्ट यूज़ क्या है। अब वी डू नॉट want to make another zoo ना, बिकॉज वही प्रॉब्लम्स होती हैं पाकिस्तान में, हम जानवरों का ख्याल नहीं कर सकते प्रॉपरली और उनको पिंजरों में डालना, फिर इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करना। तो हमने फिर कोर्ट ऑर्डर को सामने देखते हुए हमने डिसाइड किया बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज हमें बहुत कंप्लेंट्स आती थी। इस्लामाबाद का शहर है, कैपिटल सिटी है, 7 मरगला हिल्स नेशनल पार्क है, वहाँ जानवर हैं बहुत ज़्यादा, मंकीज़ हैं, बार्किंग हैं, लेपर्ड्स हैं। तो हमने रेस्क्यू सेंटर के काम शुरू कर दिया उसी वक्त। तो फिर 2021 से हमारा ये काम शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता वी नाउ हैव ओवर 50 एनिमल्स जो हमने रेस्क्यू किए हुए हैं, जो आपने रीच देखे हैं, बंगाल टाइगर, और अभी 2 दिन पहले हमें एक लेपर्ड कब मिला है आज़ाद कश्मीर में। तो वहाँ की वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को वो ज़ख्मी वहाँ बर्फ बहुत पड़ी हुई थी बाग में। जब आपने ये डिसीजन लिया कि ये सब कुछ करना है, कितना मुश्किल था इसको तकमील तक पहुंचाना? और जैसे कि आपने कहा कि 2021 में इसका आगाज़ हुआ था और अब तब से लेकर अब तक कितने ऐसे जानवर हैं जिनको आप घर दे चुके हैं और उनका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाता है? अब आई थिंक ओवर 380 तो हमने रिहेबिलिटेशन, रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन, ऑब्वियसली चंद ऐसे थे जो बेचारे नहीं, हु कुड नॉट मेक इट, मगर हम पूरे पाकिस्तान से लेते हैं, इट्स नॉट जस्ट इस्लामाबाद। तो अब आज़ाद कश्मीर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, पंजाब के साथ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो हमारा फुल पर्पस है कि इसको एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बने और जो जानवर हम वापस जंगल में भेज सकते हैं उनको हम पहले प्रायोरिटी पर वापस भेजें, बट नॉट एवरीवन कैन गो बैक। जैसे अब जो लेपर्ड कब है उसके दांत सारे विलेजर्स ने तोड़ दिए हैं, अब उसका पॉट अभी फ्रैक्चर्ड है, मुश्किल है, वो छोटा ये दिखाया भी जा रहा है स्क्रीन पर। जी
एक्सरे भी दिखाया जा रहा है? आपको देख रहे हैं, बिल्कुल हमने उसकी एक्सरे करवाई है और वो 5-6 मंथ्स ओल्ड है। आई डोंट थिंक वो सर्वाइव करेगी वाइल्ड में। अब आपको पता ना कि इट्स द मदर हु टीचेस यू हाउ टू हंट, हाउ टू सर्वाइव। और इन जानवरों के साथ मोस्टली जो पोच्ड होते हैं या फिर ये गलती से गांव में आ जाते हैं या अबैंडन हो जाते हैं, फिर मुश्किल होता है इनका सर्वाइवल। तो हमारा ये फिर पर्पस, बिकॉज WWF के मुताबिक जो कॉमन लेपर्ड है वो इट इज़ इंडेंजर्ड इन पाकिस्तान, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सो रीना साहिबा, ये बताइएगा कि जो रेस्क्यू सेंटर है वाइल्ड लाइफ का, ये इंटरनेशनल जो रेस्क्यू सेंटर्स हैं, आप उनके साथ भी कोलैबोरेट करते हैं? जी बिल्कुल, जो 4 पॉज हैं आपने उनके बारे में सुना होगा बहुत। जी 4 पॉज जो आए थे कावन को, जिन्होंने सारा ट्रांसपोर्टेशन और उसकी सारी हैंडलिंग की, तो वो आए थे अगस्त में पिछले साल। उन्होंने पूरा टूर किया हमारे रेस्क्यू सेंटर का और हमें पूरी सर्टिफिकेशन उन्होंने दी है, स्टैम्प साइन। और उन्होंने कहा, बहुत उन्होंने खुश हुए हैं, उन्होंने कहा आप लोग इतना अच्छा ख्याल रख रहे हैं इन जानवरों का लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। हम बिल्कुल ऑलमोस्ट डोनेशंस के साथ चल रहे हैं। जो एनिमल लवर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, जो इस्लामाबाद के सिटीजन्स हैं, वो हमें लिटरली डोनेशंस देकर, और बिकॉज वो इतने खुश हैं कि इस्लामाबाद में अच्छा काम हो रहा है और गवर्नमेंट इज टेकिंग द इनिशिएटिव, बिकॉज हम गवर्नमेंट का इदारा है। हम वी वर्क फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सो वी वर्क अंडर द गवर्नमेंट ऑफ। और रीना साहिबा, मेरा सवाल अगला यही बिल्कुल रिसोर्सेज से मुतल्लिक था कि कितने रिसोर्सेज मजीद अभी चाहिए? जी अब देखें, हमने कैलकुलेशन रफ की है, हमें जानवरों की बस फीड के लिए 8 लाख रुपए लगते हैं हर महीने, जो हमारे 50 जानवर हैं। और अभी तो टाइगर का बिकॉज वो गोश्त खाता है और वो बड़ा हो रहा है, और अब लेपर्ड भी आ रही है, अभी वो वेट पर है, अभी इसको ड्रिप्स लग रही हैं एंड शी इज़ आउट ऑफ डेंजर। तो ये तो हमारा डिपेंड्स कि कितने हमारे पास जानवर हों और कितना बड़ा आगे हम, बट हमने ये छोटा सा काम शुरू कर दिया इंशाल्लाह, एंड वी होप टू कंटिन्यू, बिकॉज आपको पता है पूरी दुनिया में, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, वी आर लिविंग थ्रू द 6th एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, और हमारे जो जंगली जानवर हैं वो मरते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, बिल्कुल हैबिटेट ख़त्म होते जा रहे हैं, जंगल हम काटे जा रहे हैं पूरी दुनिया में। ये पाकिस्तान और रीना साहिबा, इसके साथ साथ आप इस पूरे डिपार्टमेंट को तो ओवरसी कर रही हैं, रेस्क्यू का जो डिपार्टमेंट है, ये बताइएगा कि साथ साथ कोई अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं ताकि शहरियों को भी पता रहे कि जो जंगली जानवर हैं उन्हें मार नहीं देना होता, उनको रेस्क्यू भी किया जा सकता है, उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाता है? बिल्कुल, मीडिया हमारा बहुत साथ ले रहा है। जब भी हम कोई जानवर को रेस्क्यू करते हैं, हम उसको सोशल मीडिया पे लगाते हैं, और बल्कि हमें ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स आते हैं इवन लेपर्ड के बारे में, हमें सोशल मीडिया में पहले लोग बताते हैं कि ये लेपर्ड है, आज़ाद कश्मीर में यूं पकड़ा गया, आप लोग क्यों नहीं मदद करते हैं, वो ज़ख्मी लग रही है। तो हम अब बहुत ज़्यादा, हमारा फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, सो सोशल मीडिया पर यंग लोग, स्पेशली जो यंग पाकिस्तानीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा अब इस तरफ आ रहे हैं, कंजर्वेशन पर आ रहे हैं। वो शिकारियों का पुराना राज था, अब तो खत्म हो गया। अब जो मुझे लगता है यंग जनरेशन है वो प्यार कर रही है, बिल्कुल। ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं एनिमल लवर आ रहे हैं, और जानवरों से प्यार करना चाहिए, और इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए कि जानवर के साथ किस तरह से सलूक करना है। रीना साहिबा, आपकी टीम जो है वो कितने लोगों पर मुश्तमिल है, और कितना बड़ा ये सेटअप है जिसको आप लेकर चल रही हैं, और कितना मुश्किल है? जी हमारा इतना, अभी वी हैव 40 स्टाफ, मगर हमारा जो मैंडेट है वो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का, वी ऑल्सो लुक आफ्टर मरगला हिल्स नेशनल पार्क। जी तो हमारे कोई 40 हैं टोटल सैंक्शन, आई मीन स्टाफ, गवर्नमेंट के स्टाफ हैं, फिर थोड़े से हमारे डेली पेड लेबर भी हैं, फिर हमारे वॉलंटियर्स हैं। वी हैव ओवर 100 वॉलंटियर्स विच आर सिटीजन्स, यंग पीपल, जो विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी, वो आते हैं जस्ट आउट ऑफ द लव ऑफ नेचर, बिकॉज उनको इतना वो है मोहब्बत हमारे मरगला हिल्स के साथ, जानवरों के साथ, और वो आकर वॉलंटियर करते हैं और हमारे साथ मदद करते हैं। और अब हमने एक NGO है, सेकंड चांस वाइल्ड लाइफ, वो उन्होंने हमें अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि हम डोनेशंस गैदर करेंगे, बिकॉज ये बड़ा मुश्किल काम है लोगों से डोनेशंस लेना। जी अभी हमारी तरफ से भी यही है कि जो लोग डोनेशन देना चाहते हैं वो जरूर डोनेशन दें, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया जा रहा है आपकी जानिब से रीना साहिबा। और तो एक बार बेस्ट विशेस भी हमारी तरफ से आपके लिए, आप इसी तरह से ये नेक काम, नेक काविज जारी रखें और जानवरों को रेस्क्यू करते रहें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया, और वाइल्ड लाइफ जो डिपार्टमेंट है जो काम कर रहा है, और उसका स्पेशली जो रेस्क्यू सेंटर है, बिल्कुल खराज तहसीन पेश करते हैं। जिन जानवरों को रेस्क्यू करना है कोई आसान जॉब नहीं है, और फिर दोबारा से उनको जंगलों में पहुंचाना है और उनको रिहैब करके उनको बिल्कुल तंदुरुस्त करके पहुंचाना कितना मुश्किल अमल है। ये सिर्फ इंसान सोच ही ले तो बहुत बड़ी बात है, और वो तो ये कर रही हैं। तो छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
तो जी ब्रेक के बाद वापस हम लोग आ चुके हैं और बात कर रहे हैं हुकूमत साजी की। इंतखाबी नताइज सबके सामने हैं, दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान में लगी हुई हैं जी। कौन सी जमात जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब होगी, वजारत उज़्मा पे कौन बैठेगा, बड़ा सवाल है। सूबों में कौन कौन सी हुकूमत इक़्तिदार में आएंगी, क्या काबीना होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इस हवाले से हम लोग कोई इससे पहले भी बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे। हमने इलेक्शन से पहले भी दाऊद जो टैरो कार्ड एक्सपर्ट है इनको लिया था और बहुत सारी जो है ना इनकी प्रेडिक्शन वो सही हुई हैं। तो आज फिर हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करते हैं आपको। दाऊद जी ये बताएं कि नाम भी आपने अपना जी साथ रखा हुआ है कि बंदा तमीज से बुलाए और इसके बगैर बुला ना सके, बड़ी ये बड़ी बात बड़ी जबरदस्त है, आपकी टेक्निकल नाम है। वजीर आजम की बात करते हैं, वजीर आजम बिलावल भुट्टो या नवाज शरीफ, ये वाली बातें चल रही हैं, कौन होगा? देखते हैं जी टैरो कार्ड की एनर्जी से कि वज़ीर आज़म कौन होगा। और जैसा कि हमने पहले प्रेडिक्शंस जो की थी और उसके मुताबिक तकरीबन ये अल्लाह के चाहने से होता है, एनर्जी की बात है। हाँ। वो दिल्लो मन तो शाह, वो तो दिल्लो मन तो शाह, अल्लाह जिसको मर्जी इज्जत दे दें, अल्लाह के हाथ में। तो मैं नवाज शरीफ की भी एक एनर्जी निकाल लेता हूँ और बिलावल की भी एनर्जी निकाल देता हूँ बतौर वज़ीर आज़म। तो देखते हैं जी, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब की बतौर वज़ीर आज़म क्या एनर्जी नज़र आती है, कार्ड्स की एनर्जी क्या बताते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ साहब की एनर्जी क्या नज़र आती है। तो दी सन का कार्ड नवाज शरीफ को प्रेजेंट कर रहा है कि वो एज ए वज़ीर आज़म आ सकते हैं, अच्छे चांसेस हैं। सेकंड कार्ड में यह है कि कुछ चीज़ों से मुतल्लिका खासकर दो मामले ऐसे हैं जिसके ऊपर बातचीत हो रही है। दो अब आगे भी हो सकते हैं, कुछ भी जहां पे भी हो सकते हैं, मगर एनर्जी ज्यादा नवाज शरीफ साहब की ही थी नजर आती है और यहाँ पे नवाज शरीफ साहब के ऊपर ज्यादा प्रेशर है सूरत हाल के मुताबिक। उन्होंने सोचा था रिजल्ट्स वैसे नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा और हमने तब भी प्रोग्राम में यही कहा था, यही बात कही थी कि नवाज शरीफ की दी सन की एनर्जी एज ए वज़ीर आज़म नजर आती है, लेकिन यहाँ पे वो जो प्रेशर है, वो जो बाजी है जरदारी साहब की, वो जो जिसे कहते हैं मफाहमत का बादशाह, वो हमेशा नवाज शरीफ से अच्छी सियासत कर जाता है और ये एक तारीख भी रही है, चैलेंज भी रहा है। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है वो प्रेशर वाली है और बिलावल की भी हम जो है एनर्जी देखते हैं कि इस सूरत हाल में बिलावल भुट्टो जरदारी की क्या एनर्जी नजर आती है। बिलावल जी बिल्कुल, और बिलावल भुट्टो जरदारी की करंट सिचुएशन में क्या वज़ीर आज़म की एनर्जी नजर आती है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की एनर्जी बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से बेहतर नजर आ रही है। तो यहाँ पे क्लैरिटी कुछ, क्योंकि बेसिक कार्ड है क्लैरिटी का, और यहाँ पे कुछ चीज़ों से मुतल्लिका क्लैरिटी हो रही है, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब यहाँ पे नहीं उन दो बातों के ऊपर अमल करते जो है वो तगड़े उम्मीदवार तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी बिलावल की नजर आती है। सही पंजाब असेंबली की बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बिलावल भुट्टो जरदारी है उनका पलड़ा भारी है नवाज शरीफ से। अगर वज़ारत उज़्मा की बात करें जी तो पंजाब असेंबली में देख लें कि कौन सी जमात जो है वो बनाने में कामयाब होगी हुकूमत। तो देखते हैं हाँ जी, पंजाब असेंबली में कौन सी जमात जो है हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। तो देखते हैं सबसे पहले PMLN की क्या एनर्जी पंजाब असेंबली में नजर आती है। तो PMLN जो है वो पंजाब असेंबली में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। ये कार्ड इस चीज को बता रहा है, खुशियां। और सेकंड कार्ड में भी हाँ जी, सेकंड कार्ड में भी काफी ज्यादा जिम्मेदारियां पूरे पंजाब असेंबली में इनको मिल जाएंगी। और थर्ड कार्ड में ये बात याद रखिएगा, जिसने थोड़ी बहुत भी हैंगी फैंगी की पकड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड कार्ड में जो है नवाज शरीफ के ऊपर मुस्लिम लीग नून के ऊपर बहुत प्रेशर है। क्या मरियम नवाज और हमजा शहबाज में से हम किसको वज़ीर आला पंजाब देख रहे हैं? देखते हैं जी मरियम नवाज की वज़ीर आला पंजाब के ऊपर क्या एनर्जी नजर आती है। मरियम नवाज की एनर्जी एज ए वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब क्या नजर आती है। तो मरियम नवाज की ज्यादा बेहतर एनर्जी, सन कार्ड है। लेकिन मैं फिर बात यहाँ पे देखिए वही कार्ड सेकंड कार्ड में, तो यहाँ पे कुछ चीजों से मुतल्लिका डिस्कशन हो रही है। अभी हुकूमत बनने की एनर्जी जो है वो प्रोसेस में है। सिस्टम ये शाम को कुछ और एनर्जी हो जाए, क्योंकि हम करंट एनर्जी की बात कर रहे हैं। और PTI का देख लें, PTI का देखेंगे, तो KPK में जी KPK में PTI की एनर्जी क्या नजर आती है। वो तो हमें पता है कि मैं लीड कर रही है। एनर्जी का हम देख लेते हैं कि बनने में हुकूमत साजी के बनने के मरहले में KPK में PTI की एनर्जी क्या नजर आती है।
तो बड़ी खबर है जी पीटीआई के लिए, बड़ी सॉलिड खबर है। सबको पता है कि पीटीआई जो है गवर्नमेंट बनाएगी केपीकी में, और बिल्कुल बना रही है जी। और यहाँ पे ये राब्ते हैं और उसकी हुकूमत साजी के मराहल या जिनको जो जो देना है उसके ऊपर बात है, और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड गवर्नमेंट बनेगी केपीकी में। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे प्रेडिक्शन कर देता हूँ कि केपीके में जो है वो पीटीआई हुकूमत। ठीक है। और बलोचिस्तान असम्बली के अगर कार्ड्स निकालें अभी, तो बलोचिस्तान एनर्जी की भी हम बात करते हैं टैरो कार्ड से कि बलोचिस्तान असम्बली में जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की एनर्जी क्या नजर आती है। पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है, वैसे तो पीपल्स पार्टी की पीपल्स पार्टी की एनर्जी देख लेते हैं। बलूचिस्तान असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एनर्जी क्या नजर आती है, तो पाकिस्तान पीपल पार्टी का अच्छा, उनका भी वही कार्ड। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी अच्छा क्लेम कर रही है और वही सेम एनर्जी और सूरत हाल। तो दाऊद साहब जाते कौमी असेंबली में पीटीआई की सिचुएशन। हाँ जी, कौमी असेंबली में पीटीआई की सिचुएशन क्या नजर आ रही है की बात कर लेते हैं। जी कौमी असेंबली में कौमी असेंबली में पीटीआई की क्या सूरत हाल नजर आती है। इस सूरत हाल में कौमी असेंबली में पीटीआई की क्या सूरत हाल नजर आती है, तो पीटीआई जो है बहुत स्ट्रॉन्ग और राब्ते बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन इस वक्त वो भी दो राहों में खड़ी हुई है कि किसका साथ दे। बैलेंस करने की कोशिश हो रही है, बैलेंस कभी इधर कभी उधर। और यहाँ पे थर्ड में ये है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगी, पहुंच जाएगी। आपको यहाँ पे इस्लामाबाद के पहाड़ भी तो नजर और यहाँ में ये हमने सेव कर लिया आपका ये वाला जुमला, और ये आने वाले एपिसोड्स में अगर जरूरत पड़ेगी तो ये दोबारा हम लोग चलाएंगे। तो यहाँ पे हमें इजाजत दीजिए आज के लिए। मुझे और शहर बानो को अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।